Hello student, welcome to my channel Rana Pratap Singh Being Kind and Happy. Today I come with to clear your confusion about the results and the whatever you have given the exam. You have lots of doubt that how they will calculate the percentage or anything. So today I come with this paper and I think this will help you. Listen carefully and see what I'm going to discuss. Students, जैसे कि मैं आज आप लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेके आया हूँ कि न्यू रिजल्ट्स पैटर्न 2019। हम लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट्स का पैटर्न क्या होगा, हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज अकॉर्डिंग टू न्यू मार्कशीट, व्हाट आर द कंडीशन फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू मार्कशीट पैटर्न। तो मैं आपको बता दूं कि आप वीडियोस का लास्ट तक बने रहें, आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा इससे। आई होप कि कन्फ्यूजन दूर करने में मैं मदद करूंगा आपका, पर आप सुने अच्छा से कि ये सब चीज़ में अगर हम लोग देखने जाए कि न्यू रिजल्ट पैटर्न, तो आपको मैं बता दूं कि ये अगर हम लोग मार्कशीट का कंपेरिजन करें तो मार्कशीट का कंपेरिजन में आपको बता देता हूँ कि ये था मेरा ओल्ड पैटर्न मार्कशीट का, जिसमें सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, पीएड कंप्यूटर साइंस, सोशल स्टडीज़ इस तरह से रहता था। सेपरेटली सिंगल सब्जेक्ट्स रहते थे। लेकिन न्यू पैटर्न में क्या हो गया कि अब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो पार्टिकुलरली लिखा रहेगा और उसका मार्क्स भी पार्टिकुलर लिखा रहेगा। जैसे इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, मैथमेटिक्स, हिंदी, पीएड और कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री सिविक्स पेपर 1, ज्योग्राफी पेपर 2, फिजिक्स साइंस पेपर 1, केमिस्ट्री साइंस पेपर 2 एंड बायोलॉजी साइंस पेपर 3। इस तरह का मार्कशीट रहेगा 2019 में। पहले क्या आता था 2018 में, और उससे पहले इस तरह का मार्क्स आता था मार्कशीट। तो अगर हम लोग ओल्ड पैटर्न के थ्रू जाएं तो ओल्ड पैटर्न में क्या हुआ करता था, पहले मान लेते हैं अगर हम लोग इंग्लिश में कुछ मार्क्स लेके आए, जैसे 80s लेके आए, हिंदीज़ में 90, मैथमेटिक्स में 75, पीएड में 98, पीएड या कंप्यूटर जो भी है, साइंस में हम लोग का ओवरऑल पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का एवरेज करने के बाद मार्क्स आता था, वो मान लेते हैं 85। सोशल स्टडीज़ में भी हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी दोनों को काउंट करने के बाद एवरेज निकालने के बाद मार्क्स को हम लोग लिखते थे यहाँ पे, या लिखा जाता था, वो मान लीजिए कि 90 आता था। इस तरह का मार्क्स आते थे पहले। तो परसेंटेज कैसे निकाला जाता था? सबसे पहला इंग्लिश तो आपको रखना ही है, आईसीएसई बोर्ड है, आप इसमें फेल नहीं कर सकते। अगर इंग्लिश में फेल हो गया तो दोबारा 1 साल आपको फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इंग्लिश में आपका होना चाहिए, दैट मीन्स इंग्लिश और प्लस, और इंग्लिश में दोनों पेपर 1 पेपर 2 को ऐड करके और उसका एवरेज निकालने के बाद मैंने दैट विल बी इंग्लिश। तो इंग्लिश एक पेपर बनता था क्योंकि ये ग्रुप सब्जेक्ट है। इंग्लिश प्लस इसमें से 1 2 3 4 5 जो 5 सब्जेक्ट्स बच गया, उसमें से इंग्लिश प्लस टॉप 4 सब्जेक्ट्स, यानी कि इंग्लिश और टॉप 4 सब्जेक्ट्स, टोटल हो गया 5 सब्जेक्ट्स। मीन्स जितना भी टोटल आएगा, टोटल डिवाइडेड बाय 5, और उस पर जो भी आएगा वो आता था आपका परसेंटेज। ये था आपका ओल्ड पैटर्न। ओल्ड पैटर्न आपका मार्कशीट से परसेंटेज निकाला जाता था। अब आया न्यू पैटर्न मार्कशीट, जिसमें इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, मैथमेटिक्स सबका मार्क्स दिया हो रहेगा। पर इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? इसका परसेंट भी सेम टू सेम ओल्ड पैटर्न पे ही है, सारा कुछ ओल्ड पैटर्न पे ही है। तो चेंज क्या हुआ, इसमें पार्टिकुलर मार्क्स आ गया। जैसे मान लेते हैं इंग्लिश 1 में आया आपका 90, इसमें आया आपका 80, इंग्लिश 2 में, मैथमेटिक्स में आया 85, हिंदी में आया 89, और पीएड या कंप्यूटर में आया 95, हिस्ट्री सिविक्स में आया पेपर 1 में 6 फॉर एग्जांपल 96, और ज्योग्राफी में 90, फिजिक्स में इस बार तो एग्ज़ाम बहुत लोगों का एवरेज गया, चलो एवरेज मार्क्स से रख लेते हैं 75 आउट ऑफ 100, केमिस्ट्री 89, बायोलॉजी 90। ये पर ये दोनों पेपर को एक साथ हम लोग ऐड करके जो एवरेज आएगा वो होगा मेरा इंग्लिश, जो जैसे हम लोग का पहले हुआ करता था। वो पहले एवरेज करके पूरा कंप्लीट करके लिखा हुआ रहता था, लेकिन अब सेपरेट रहेगा और परसेंटेज आप इस तरह से निकालेंगे। दोनों पेपर को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, इंग्लिश में जो मार्क्स आएगा वो मार्क्स आपका इंग्लिश का हुआ। मैथमेटिक्स सिंगल पेपर है,
हिंदी सिंगल पेपर है, पीएड और कंप्यूटर सिंगल पेपर है, हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा एसएसटी का पेपर बनेगा, ये एक पेपर होगा। ये लोग सिंगल पेपर है, एक एक पेपर है ये सब, ठीक है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ग्रुप सब्जेक्ट है, तीनों को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा बनेगा साइंस, और ये एक सब्जेक्ट है। यानी कि 1 2 3 4 5 6, फिर से वही आ गया 6। पहले सेपरेटली लिखा रहता था, मैंने इस तरह से पूरा करके दिया हुआ रहता था, अब आप लोग खुद इस तरह से कर लोगे। और इसमें भी वही रूल है, इंग्लिश प्लस टॉप 4 सब्जेक्ट्स। यानी इंग्लिश में आप फेल नहीं हो सकते, इंग्लिश में आपको एनी हाउ पास करना ही है। अगर आप एक पेपर में फेल होते हो इंग्लिश 1 का, इंग्लिश 2 में पास हो जाते हो फॉर एग्जांपल, तो दोनों को ऐड करके अगर आपका 33 मार्क्स एटलीस्ट आ जाता है, यानी कि आप इंग्लिश में पास हैं। मैथ्स में आपका 33 मार्क्स आता है तो लाना ही है, 33% मार्क्स आपको लाना ही है आउट ऑफ 100। हिंदी में आपको 33 लाना ही होगा। पीएड या कंप्यूटर में आपका 33 मार्क्स एटलीस्ट आना ही चाहिए पास करने के लिए। हिस्ट्री सिविक्स में अगर आपका हिस्ट्री सिविक्स खराब चला गया और ज्योग्राफी अच्छा गया, दोनों को ऐड करके अगर एटलीस्ट 33 नंबर आ जाता तो यानी कि आप पास हैं, ठीक है। और फिजिक्स में मान लेते हैं कि आप फेल हो गए, 10 नंबर आया, और लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलाकर आपका अच्छा नंबर आ जाता है। तो आप इतना जान जाए कि जब ये तीनों का एवरेज करके, तीनों का ऐड करके अगर 3 से डिवाइड करते हैं उसमें अगर 33 नंबर आ जाता है यानी कि आप पास हैं। अब रहा बात कि सर हम फिजिक्स में फेल हो गए तो क्या साइंस में फेल है? नहीं, आप अगर फिजिक्स में फेल हैं और बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका अच्छा गया और दोनों मिक्स करके, तीनों को मिक्स करके अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं 33 नंबर से ऊपर आ जाता है, तो आप समझ लीजिए आप फेल नहीं हैं। अगर आप चाहें तो उसका इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। आप अगर चाहें तो जो सब्जेक्ट है अगर आपका खराब गया तो इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। अब आया बारी कंपार्टमेंट का। चलो कंपार्ट कब लगेगा? तो इंग्लिश में अगर आप फेल हुए तब तो फिर आपको कुछ बोलना ही नहीं है, आपको सारा सब्जेक्ट्स देना है। अगर आप इंग्लिश को छोड़कर अगर हिंदी, मैथमेटिक्स, पीएड, साइंस, सोशल साइंस, ये सब में, सोशल स्टडीज ये सब कोई भी सब्जेक्ट्स में अगर आप फेल करते हैं, तो आप अगर मैथ्स में फेल कर गए और कोई एक साइंस का तीनों एवरेज मिलाने के बावजूद भी 33 नंबर नहीं आ रहा, मैथ्स और साइंस में आप फेल हो गए, तो साइंस का सारा पेपर और मैथ्स का पेपर आपको कंपार्टमेंट में देना है, ये है। और अगर आप 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा फेल करते हैं तो फिर आपको सारा सब्जेक्ट देना पड़ेगा। इस बार का फ़ायदा ये हुआ इस तरह का मार्कशीट देने से कि अब सेपरेटली मार्क्स पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। स्कूल्स को पता नहीं चलता था कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है, टीचर्स को पता नहीं चलता था कौन सा सब्जेक्ट वीक है, क्योंकि साइंस का एक बार में मार्क्स दे दिया जाता था। अब ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें फिजिक्स में कितना है, केमिस्ट्री में कितना है, बायो में कितना है, लेकिन अब सेपरेटली मार्क्स रहेगा। तो अब स्कूल को इवेल्यूएट करने में ईजी पड़ेगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो किस तरह से कौन सा सब्जेक्ट में कमज़ोर हो रहे हैं, कैसे ध्यान देना है, कौन कौन से सब्जेक्ट को ध्यान देना है, ये चीज़ को देखने के लिए। और एक बहुत अच्छा चीज़ है कि अगर 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते थे, मान लेते कोई मैथ्स में फेल हो गया, साथ में एसएसटी में भी फेल हो गया, तो अब वो बच्चे को 1 साल इंतजार करना पड़ता था, फिर जाके न्यू सेशन में वो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देता था। पर अब विद इन 2 मंथ्स वो फॉर्म फिलअप करके, जो सब्जेक्ट में फेल हो रहा है वो उस चीज़ का फॉर्म फिलअप करके और वो कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकता है, उसका 1 साल बच जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन ICSE बोर्ड के द्वारा लिया गया। और साथ ही अगर आप अब ये आप कंफ्यूजन ना हो कि मैं फिजिक्स में फेल हो गया तो मैं साइंस में फेल हो जाऊंगा, मैं हिस्ट्री सिविक्स में फेल हो गया तो और ज्योग्राफी में मेरा अच्छा गया तो मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो ग्रुप सब्जेक्ट है आपको ग्रुप में ऐड करके, और जितना सब्जेक्ट है जो ग्रुप सब्जेक्ट है, जैसे मतलब साइंस का ग्रुप सब्जेक्ट है तो उसको आपको ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 33 नंबर से ऊपर आ रहा है तो आप पास है। हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी में अगर आप दोनों को ऐड करके अगर 33 से ऊपर आ रहा है तो आप पास है। अगर चाहें, अगर हिस्ट्री सिविक्स में फेल हो जाते हैं लेकिन ज्योग्राफी आपको अच्छा मार्क्स आ जाता है तो आप चाहें तो इंप्रूवमेंट एग्जाम हिस्ट्री सिविक्स का आप फॉर्म फिलअप करके दे सकते हैं, अदरवाइज अगर ना चाहें तो नहीं दे सकते, दैट्स अपॉन यू। ये हो गया। अब मार्कशीट और जो कंपेरिजन है, ये आई थिंक आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब कुछ बच्चे का ये कन्फ्यूजन है कि सर जैसे मैथ्स में या फिर हिस्ट्री सिविक्स में कहीं पे भी वहाँ बोला गया था अटेम्प्ट एनी 4, इन्होंने कोई 5 अटेम्प्ट कर लिया। सेक्शन बी का बात कर रहे हैं, मान लेते हैं मैथ्स का सेक्शन बी में अटेम्प्ट एनी 4 के लिए बात किया गया था, लेकिन उन्होंने 5 अटेम्प्ट कर लिया। अब अगर 5 अटेम्प्ट कर लिया तो क्या होगा, मैक्सिमम का कन्फ्यूजन। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने 5 अटेम्प्ट कर लिया है तो नॉट टू वरी, क्योंकि आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो एग्जामिनर होंगे जो कॉपी चेक करेंगे
वो क्या करेंगे, टॉप 4, आपने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, उसमें से जो टॉप 4 आएगा, जैसे मतलब क्वेश्चन नंबर 3 तक तो था, 5, 6, 7, 8, 9 ये एक कर लिए। और इस किसी में भी अगर जो सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसमें रहेगा, जो टॉप 4 रहेंगे अगर, तो वो टॉप 4 को कैलकुलेट करेंगे और 5th को एक्सक्लूड कर देंगे, 5th का मार्क्स वो नहीं ऐड करेंगे। तो इसलिए आपको डरने का बात नहीं अगर आपने 5 अटेम्प्ट कर लिया है तो। और बहुत सारे बच्चे का ये कंफ्यूजन है कि सर मैंने सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लिखा, सीरियली नहीं लिखा, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पहले दे दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखा। तो उसमें भी कोई बात नहीं है। आप अगर एग्जामिनेशन कॉपी में क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पहले लिखा है, 4 का आंसर लिखा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डाउट आपका वो सही माना जाएगा। बस चेकिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए ये बोला जाता है कि आप लोग सीरियली लिखें। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि 6 में 3 सेक्शन अगर बटा हुआ, A, B और C, 4 में भी A, B और C, तो कभी कभी क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट 6A का एक जगह लिख दिए और सबसे लास्ट में जाकर 6B और C लिख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, काउंट करने में हो सकता है कि आपका मिस हो जाए, तो आपका मार्क्स कम आए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप 6 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सबका सब एक ही जगह पे लिखें, एक ही बार में 6 का सारा जितना भी उसका पार्ट है, ABC अगर पार्ट है। अगर आप 4 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 5 अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसका जितना पार्ट है सब एक ही जगह पे लिखें। अगर आपका नहीं आ रहा तो उस जगह पे स्पेस लीव कर दें और फिर आगे की ओर बढ़ें दूसरे क्वेश्चन में। इससे क्या होगा कि सारा वो जो क्वेश्चन है आपको भी पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन मैंने 4 का सारा अटेम्प्ट किया है या नहीं है, क्योंकि वो एक ही जगह पे मिल जाएगा आपको। और इधर उधर लिखने से लास्ट में कॉपीज जब हम लोग रीअरेंज करते हैं तो उस टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिखे थे या नहीं लिखे थे, कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप जिस तरह से कंफ्यूज हैं उस तरह से जो एग्जामिनर है वो तो खैर गलती करते नहीं है, क्योंकि मैंने भी कॉपी चेकिंग में गया हुआ था, वहाँ पे गलती करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी ध्यान से करना पड़ता है और मार्क्स जल्दी छुटते नहीं है। ICSE बोर्ड में ये एक क्वालिटी है कि जल्दी मार्क्स किसी का छुटता नहीं है, अच्छा तरह से ऐड किया जाता है। और अगर आपने जैसे सेक्शन B में अगर मैंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, मैंने 5 अटेम्प्ट कर दिया, अब क्या होगा, क्या पूरा कैंसिल हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता है, कैंसिल नहीं होता है। मैंने भी कॉपी चेक किया है। तो क्या किया जाता है, इंस्ट्रक्शन क्या है हम लोगों का कि आप कोई टॉप 4 को सेलेक्ट कर लें और टॉप 4 सेलेक्ट करने के बाद जो 5th जो कम नंबर आ रहा है उसको एक्सक्लूड कर दें और टॉप 4 को कंसिडर कर लें। बस यही नियम है, यही रूल्स है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स कभी कभी लिख के आ देते हैं कि कोई एक एग्जांपल जैसे व्हाट इज द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर फूड, तो कोई लिखते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस लिख दिए। कोई लिख दिए कि बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो दोनों ही सही है, ठीक है। बाय द प्रोसेस और फोटोसिंथेसिस दोनों ही सही है। क्यों सही है? क्योंकि उसको आंसर से मतलब, क्योंकि हम लोग का आंसर शीट में कभी क्या नाम है, ऑप्शंस में भी रहता है कि हाँ ये आंसर लिखेंगे तो भी सही होगा, ये आंसर लिखेंगे तो भी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन में भी आता है। तो आप लोग एग्जाम देने के बाद ज़्यादा डाउट में ना रहे। और जो एग्जाम कभी कभी बोलते हैं कि मेरा फिजिक्स खराब चला गया, ये चला गया, वो चला गया, खराब चला गया, तो जो खराब चला गया वो दोबारा वापस नहीं आ रहा, लेकिन जो हमारे हाथ में है उसको हम पीछे वालों को सोचकर क्यों खराब कर दें। तो सोचना नहीं है, जो चला गया वो चला गया। अब जो आने वाला है, जो सब्जेक्ट्स, उसको आपको ध्यान से देखना है और उस पर आपको ध्यान देना है और एक अच्छा रिजल्ट लाना है। और मैं सामने एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ उस स्टूडेंट के लिए जिनका एग्ज़ाम ख़राब गया होगा, कुछ भी हो। आप गलत डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि ये आपका ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम नहीं है, और भी आगे एग्ज़ाम आते रहेंगे, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर की तरह लड़ना है, ठीक है। एग्जामिनेशन है, कोई ऐसा नहीं कि हाँ एग्जामिनेशन में फेल हो गया तो मेरा सब कुछ ज़िंदगी में ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको होप रखना है, क्योंकि होप से ही पूरा ये दुनिया चल रहा है, ठीक है। तो और आई होप कि आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। सो स्टूडेंट, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो ऑफ फिजिकल एजुकेशन, केमिस्ट्री, बायो। थैंक यू।